नमस्कार दोस्तों, क्राइम गाथा चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज की पहली कहानी है रीवा जिले की। ये कहानी 2025 की है, जब मई की गर्म शामें धूल भरी सड़कों पर लंबी छायाएं डालती थी। मोगंज थाना इलाके में फुलगांव के पास एक खेत था, जहां घने पेड़ों की छाव में हवा भी थम सी जाती थी। 21 मई की शाम, जब सूरज डूब रहा था, एक किसान ने उस खेत में कुछ ऐसा देखा जो उसकी रातों की नींद उड़ा देता। एक युवती की लाश, सुंदर चेहरे वाली, लेकिन मौत की ठंडक से सफेद पड़ चुकी। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे और गले पर गहरे निशान किसी क्रूर घटना की कहानी बयां कर रहे थे। किसान ने डरते डरते पुलिस को फोन किया। थोड़ी देर में मोगंज थाने से इंस्पेक्टर और उनकी टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने लाश देखी तो शक हुआ, यह हत्या का मामला है और शायद कुछ और भी हुआ है। लड़की की उम्र करीब 22 साल थी। गोरी, लंबे बाल जो अब मिट्टी से सने थे। उसके शरीर पर संघर्ष के निशान थे, खरोंच, कलाई पर पकड़ के दाग। इंस्पेक्टर ने इलाके को घेर लिया, लेकिन कोई गवाह नहीं मिला। ये लड़की कौन है? ये सवाल सबसे बड़ा था। बिना पहचान के आरोपी तक पहुंचना मुश्किल था। पुलिस ने लाश की तस्वीरें और विवरण आसपास के थानों को भेजा। साथ ही एसडीओपी नईगढ़ नवीन दुबे और एसपी रीवा नवनीत भसीन को सूचित किया। संयोग से एक दिन पहले 20 मई को नईगढ़ी थाने में एक 22 साल की युवती आंचल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। उसके परिवार ने बताया कि आंचल घर से कपड़े, जरूरी कागजात और 39,000 रुपए लेकर गायब हो गई थी। कोई नोट नहीं, कोई संदेश नहीं। जब मोगन से लाश की जानकारी आई तो हुलिया मिलता जुलता लगा। लंबाई, रंग, बाल। नईगढ़ी थाना प्रभारी मिथिलेश यादव ने आंचल के परिवार को बुलवाया। मौके पर पहुंचते ही मां की चीख निकल गई, ये हमारी आंचल है। पिता के आंसू थम नहीं रहे थे। हां, वो आंचल थी, उनकी बेटी, जो एक दिन पहले सपनों की तलाश में निकली थी और अब मौत की गोद में थी। पुलिस ने जांच शुरू की। आंचल का घर से पैसे और सामान लेकर जाना, यह प्रेम प्रसंग की ओर इशारा कर रहा था। कोई लड़की यूं ही नहीं भागती, खासकर जब घरवाले शादी की बात कर रहे हों। इंस्पेक्टर मिथिलेश ने आंचल के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकालने का आदेश दिया। पता करो, आखिरी कॉल किसकी थी, उन्होंने कहा। लेकिन उससे पहले एक अहम सुराग मिल गया। 21 मई की रात को अंधेरा होने से पुलिस ने घटनास्थल को सील किया। अगली सुबह एफएसएल टीम के साथ दोबारा जांच हुई। खेत को खंगाला गया, हर पेड़, हर झाड़ी। तभी एक पेड़ से लटकता दुपट्टा, कुछ रुपए और एक प्रेम पत्र मिला। वो पत्र आंचल ने लिखा था, अपने प्रेमी अमित के नाम। इसमें बचपन के प्यार का जिक्र था, स्कूल के दिन और शादी की गुहार। अमित, तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, जल्दी शादी कर लो, कुछ ऐसा लिखा था। पुलिस के लिए यह बड़ा सुराग था। अमित सिंह, पिता नरेंद्र बहादुर सिंह, निवासी फूलकरण सिंह, अब मुख्य संदिग्ध। एसपी नवनीत भसीन ने निर्देश दिए, विशेष टीम बनाओ। एसडीओपी नवीन दुबे ने टीम गठित की। कई जगहों पर दबिश दी गई और अमित को हिरासत में लिया गया। पूछताछ शुरू हुई। अमित पहले मुकरता रहा, मैं कुछ नहीं जानता, आंचल कौन? लेकिन पुलिस ने सख्ती की। घंटों पूछताछ के बाद अमित टूट गया। हां, मैंने किया, उसने कबूल लिया। उसने 39,000 में से 19,000 रुपए और खरीदा सामान पुलिस को सौंप दिया। उसे अदालत में पेश किया गया और जेल भेज दिया गया। अब कहानी खुलने लगी। एक प्रेम कहानी जो दुखद अंत में बदल गई। आंचल और अमित एक ही गांव के थे, बचपन से जानते थे। गांव में स्कूल नहीं था तो पास के गांव पढ़ने जाते दूसरे बच्चों के साथ। रास्ते में बातें, हंसी मजाक। किशोरावस्था में आकर्षण बढ़ा। आंचल की नजरें अमित पर टिकने लगी। अमित का दिल आंचल के लिए धड़कने लगा। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदली। वे चुपके मिलते,
खेतों में, नदी किनारे, पहले हाथ पकड़ना, फिर गले लगना। एक दिन बारिश में एक झोपड़ी में छिपे, वहां उनका प्यार गहरा हो गया। आंचल ने खुद को अमित के हवाले कर दिया और अमित ने वादा किया, हम शादी करेंगे। ये रिश्ता सालों चला। वे चुपके मिलते, एक दूसरे के साथ समय बिताते। लेकिन इस रिश्ते ने आंचल को अंदर से तोड़ना शुरू कर दिया। वो डरने लगी, बदनामी का डर, परिवार का डर। उसने मिलना कम किया। अमित ने शादी का वादा दोहराया और आंचल फिर उस पर भरोसा कर बैठी। सालों तक ये सिलसिला चला। लेकिन जब आंचल के घरवाले शादी की बात करने लगे तो परेशानी शुरू हुई। आंचल ने अमित पर शादी का दबाव डाला। अब और इंतजार नहीं, उसने कहा। लेकिन अमित का मन बदल चुका था। अमित के घरवालों ने गंगेव गांव की एक लड़की पसंद की। दहेज अच्छा था। अमित ने आंचल से दूरी बनानी शुरू की। वो नई लड़की से फोन पर बातें करने लगा। आई लव यू, वो कहता। आंचल को पता चला तो उसने दबाव बढ़ाया। शादी नहीं की तो मर जाऊंगी, उसने धमकी दी। अमित डर गया। गांव में कई लोग उनके रिश्ते के बारे में जानते थे। अगर बात खुली तो बदनामी हो सकती थी और नई शादी टूट सकती थी। इसलिए उसने फैसला किया, आंचल को रास्ते से हटाना होगा। अमित ने ठान लिया था कि आंचल को रास्ते से हटाना है। वो जानता था कि आंचल भावुक है और आसानी से उसकी बातों में आ जाएगी। 20 मई को उसने फोन किया, आंचल मिलो, हम रीवा जाकर शादी करेंगे। आंचल खुश हो गई। सच? हां, तैयार हो जाओ। आंचल ने बैग में कपड़े, जरूरी कागजात और 39,000 रुपए रखे, घर से चुराए। वो सोच रही थी, अब सब ठीक हो जाएगा। शाम को वो गांव के बाहर अमित से मिलने पहुंची। अमित मोटरसाइकिल पर इंतजार कर रहा था। आंचल बैठी, बैग रखा। अमित ने सोचा, पैसे काम आएंगे। वे निकले। रास्ते में अमित ने आंचल को मनाने की कोशिश की, बातों से, हंसी से। फुलगांव पहुंचे तो अंधेरा होने लगा। अमित ने कहा, खेत में चलो, थोड़ा समय बिताएं। आंचल ने कहा, पहले रीवा चले। लेकिन अमित ने उसे भरोसा दिलाया। आंचल मान गई। वे खेत में गए। अंधेरा, सुनसान। अमित ने आंचल को गले लगाया, प्यार से बातें की। लेकिन उसका इरादा कुछ और था। मौका देखकर उसने आंचल का दुपट्टा लिया और गले पर कस दिया। आंचल चौंकी। क्या कर रहे हो? उसने छटटाने की कोशिश की, लेकिन अमित ने जोर से दबाया। आंचल की सांसें थम गई। उसका शरीर ठंडा पड़ गया। अमित ने सीन को ऐसा बनाया कि लगे कोई अनजान शख्स ने हमला किया। उसने आंचल का बैग लिया, 39,000 रुपए निकाले और भाग गया। पास के गांव में दोस्त के घर पहुंचा, शराब पी और सो गया। अगले दिन उसने पैसों से अपनी नई मंगेतर और उसके परिवार के लिए कपड़े खरीदे। उसे लगा वो बच निकलेगा। लेकिन पुलिस को वो प्रेम पत्र मिला जो आंचल ने लिखा था। उस पत्र ने अमित को बेनकाब कर दिया। पुलिस ने अमित को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने सब कबूल लिया। उसे अदालत में पेश किया गया और जेल भेज दिया गया। ये प्रेम कहानी, जो बचपन में शुरू हुई थी, एक दुखद अंत पर पहुंची। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार में धोखा कितना खतरनाक हो सकता है। आज की दूसरी कहानी है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के अया गांव की है, जो गाजीपुर थाना क्षेत्र में आता है। समय 2008 का है। विनोद शुक्ल, एक 50 वर्षीय व्यक्ति, अपनी ज्येष्ठ पुत्री मधु से बहुत प्यार करते थे। मधु की शादी अया गांव में भोला प्रसाद मिश्र के बेटे हरि ओम से हुई थी। मधु की विदाई के बाद विनोद का घर सूना हो गया था। जब भी मधु की याद सताती, वो उससे मिलने ससुराल चले जाते। वहां मधु के ससुर भोला प्रसाद, जेठ राजीव, पति हरि ओम और ननद सीता रहते थे। भोला प्रसाद प्राइमरी स्कूल में शिक्षक थे, राजीव ब्लॉक समन्वयक और हरि ओम खेती संभालता था। सीता, जो 20 साल की थी, ग्रेजुएशन के बाद फतेहपुर में कंप्यूटर कोर्स कर रही थी।
विनोद जब भी मधु से मिलने जाता, पूरा परिवार उसका स्वागत करता, खासकर सीता, जो उसे चाचा जी कहकर हंसी मजाक करती। वो बिंदास और बातूनी थी, जिसे विनोद प्यार से बेटी की तरह मानता था। एक दिन विनोद मधु के घर पहुंचा। सीता कंप्यूटर सेंटर जाने की तैयारी में थी। उसे देखकर वो चहकी, चाचा जी, बहुत लंबी उम्र है आपकी। मैं आपको याद कर रही थी और आप आ गए। विनोद ने हंसकर जवाब दिया, बेटी, अब मेरी उम्र कहां बची, 50 पार कर चुका हूं। सीता ने मजाक में कहा, चाचा जी, मर्द और घोड़े बूढ़े कहां होते, आप में तो 25 साल पहले जैसा जोश दिखता है। यह सुनकर विनोद की हंसी रुक गई। सीता की बात में एक अजीब सा इशारा था, जो पिता पुत्री के रिश्ते में नहीं होना चाहिए। वो स्तब्ध होकर सीता को देखने लगा। सीता के चेहरे पर अर्थपूर्ण मुस्कान थी। तभी मधु वहां आ गई और दोनों पिता पुत्री बातों में व्यस्त हो गए। सीता सेंटर चली गई और विनोद ने सोचा कि शायद सीता की बात नादानी में निकली होगी। कुछ दिन बाद विनोद फिर मधु से मिलने पहुंचा। उस दिन सेंटर में छुट्टी थी, तो सीता घर पर थी। उसने फिर विनोद का गर्मजोशी से स्वागत किया। विनोद का मन अब साफ हो चुका था कि सीता की पिछली बात अनजाने में निकली होगी। बातों बातों में सीता बोली, चाचा जी, भाभी कह रही थी कि आप बहुत अच्छी कहानियां सुनाते हैं, मुझे भी सुनाइए ना। विनोद ने हंसकर कहा, वो तो मधु के बचपन में था। मैं उसे परियों की दुनिया या चांद सितारों की सैर कराता था। सीता ने ठुनकते हुए कहा, तो मुझे भी चांद की सैर कराइए, लेकिन पहले अपना रॉकेट दिखाइए। उसकी आंखों में शरारत थी। विनोद फिर गंभीर हो गया। कैसा रॉकेट? उसने पूछा। सीता ने हंसकर कहा, वाह चाचा जी, आसमान में 1000 बार सुराग करने वाले अब मुझसे पूछ रहे हैं। विनोद को समझ आ गया कि सीता की मंशा कुछ और है। उसने पहली बार सीता को दूसरी नजर से देखा। वो खूबसूरत थी, बॉबकट बाल, चमकता चेहरा और आकर्षक व्यक्तित्व। विनोद का मन डोल गया। वो भूल गया कि सीता उसकी बेटी समान है। उस पल में वह उसे सिर्फ एक युवती दिखी। सीता ने उसकी नजरों को भांप लिया और हंसने लगी। चाचा जी, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई और आप तैयार। विनोद का मन उत्तेजित हो उठा। उसने सीता के कंधे पकड़े, लेकिन तभी सीता ने उसे धकेल दिया। चाचा जी, कोई देख लेगा तो गजब हो जाएगा। मेरी तो बात छोड़िए, आपकी इज्जत पर दाग लगेगा। मधु और दामाद तक को मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। विनोद को होश आया। ये उसका घर नहीं, बेटी की ससुराल थी। अगर बात खुली तो मधु का दाम्पत्य जीवन बर्बाद हो सकता था। वो संभल गया और बोला, गर्मी से मेरा बुरा हाल है। सीता ने हंसकर कहा, चिंता न करें, मैं आपको ऐसा शरबत पिलाऊंगी कि आपकी आत्मा तक तरोताजा हो जाएगी। तभी मधु आ गई। उसने पूछा, पिताजी को क्या पिलाने की बात कर रही हो? सीता ने चटखारे लेते हुए कहा, चाचा जी को गर्मी लग रही है तो शरबत की बात कर रही थी। मधु ने आश्चर्य से पिता के माथे पर पसीना देखा। पापा, आपको गर्मी क्यों लग रही है? सीता ने हंसकर जवाब दिया, भाभी, जगह जगह का फर्क होता है। वहां ठंड में थे, यहां गर्मी ने हाल बुरा कर दिया। फिर वो शरबत लाने चली गई। विनोद ने राहत की सांस ली। उसे डर था कि सीता कुछ अनाप शनाप न बोल दे। मधु के सामने वह चुप रहा और बातों में व्यस्त हो गया। थोड़ी देर बाद भोला प्रसाद आ गए। उन्होंने विनोद को रुकने का आग्रह किया। समधी जी, रात यही रुकिए, हरि ओम से भी मिल लीजिए। सीता ने भी हंसकर कहा, हां चाचा जी, रात को हम सांप सीढ़ी खेलेंगे। देखते हैं किसके सांप में कितना दम है। उसकी बात में फिर वही इशारा था। विनोद का मन फिर डोल गया, लेकिन भोला प्रसाद ने हंसकर सीता को डांटा, बड़ी हो गई पर बच्चों जैसी बातें करती है। समधी जी की उम्र अब सांप सीढ़ी की नहीं। विनोद ने हंसकर कहा, बच्चों का दिल नहीं तोड़ते। फिर उसने सीता का गाल थपथपाया। ठीक है, आज रात सांप सीढ़ी खेलेंगे। सीता ने तपाक से जवाब दिया।
चाचा जी, मैं तो बड़े बड़े सांपों का जहर निकाल चुकी हूं। विनोद का दिमाग फिर घूम गया। वो सोचने लगा, ये लड़की नहीं, आफत है। भोला प्रसाद ने उसे टोका, सीता की बातों को दिल पर न ले। ये बेलगाम है, जो मन में आता बोल देती है। विनोद उनके साथ दूसरे कमरे में बैठ गया, लेकिन उसका दिमाग सीता में उलझा रहा। रात को खाना खाने के बाद विनोद मेहमान खाने में लेट गया। गांव में लोग जल्दी सो जाते हैं। दरवाजा खुला छोड़कर वो बिस्तर पर था, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। सीता की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। उसे यकीन था कि सीता रात को आएगी, और वैसा ही हुआ। रात 11 बजे सीता चुपके से कमरे में आई, दरवाजा बंद किया और विनोद के पास लेट गई। सो रहे हो? उसने पूछा। नहीं, तुम्हारा इंतजार कर रहा था, विनोद ने जवाब दिया। दोनों कुछ देर बातें करते रहे, फिर करीब आए। उस रात वे एक दूसरे के साथ गहरे रिश्ते में बंध गए। बाद में सीता ने कहा, कसम से मजा आ गया। विनोद ने पूछा, सीता, तुमने मुझे ही क्यों चुना? सीता बोली, चाचा जी, मैंने सुना था कि पक्की उम्र के लोग प्यार से सब करते हैं, नौजवान जल्दबाजी में अधूरा छोड़ देते हैं। मैं अधूरेपन से तंग थी। विनोद चौंक गया, इतनी छोटी उम्र में इतना कुछ? सीता ने हंसकर कहा, मैं नए जमाने की लड़की हूं, हर पल को जीना चाहती हूं। विनोद ने पूछा, तो कल को किसी और के लिए मुझे छोड़ दोगी? सीता बोली, आप में दम है। अगर आप मेरे ससुर न होते तो मेरी पहली पसंद होते, लेकिन हमारा रिश्ता ऐसा नहीं कि हमेशा रहे। फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि ये बना रहे। विनोद कुछ कहने लगा, लेकिन सीता ने उसे चुप कराकर फिर गले लगाया। उस रात वे फिर करीब आए। उस रात के बाद विनोद और सीता का रिश्ता गहरा हो गया। विनोद बार बार मधु की ससुराल जाने लगा। सीता भी कभी कभी विनोद के घर आती और कई दिन रुकती। दोनों सबकी नजरें बचाकर अपने रिश्ते को निभाते। सामने चाचा भतीजी, एकांत में प्रेमी। विनोद को लगता था कि सीता उसके काबू में है, लेकिन कुछ महीनों बाद सीता बदल गई। उसने विनोद की उपेक्षा शुरू की, फिर पूरी तरह मुंह मोड़ लिया। विनोद ने जवाब मांगा। सीता ने तल्खी से कहा, पहले मैं बोलती थी, मेरी मर्जी, अब नहीं बोलती तो भी मेरी मर्जी। विनोद गुस्से में बोला, जो रिश्ता बनाया उसे निभाना होगा। सीता ने आंखें तरेर कर जवाब दिया, मैं तुम्हारी लौंडी नहीं, भाई के ससुर हो, उसी नाते बात करो। अगर ज्यादा बोले तो सबको बता दूंगी कि तुम मुझे गलत नजर से देखते हो। विनोद डर गया। उसने सीता का पीछा किया तो पता चला कि उसने फतेहपुर में एक नए लड़के से दोस्ती कर ली है। वो बाइक पर उसके साथ घूमती। निजी सूत्रों से विनोद को पता चला कि सीता की बदनामी दूर दूर तक फैली थी। वो कंप्यूटर कोर्स के बहाने फतेहपुर जाती, मौज मस्ती करती और शाम को लौट आती। प्रेमी बदलना उसका शौक था और पुराने को बदनाम करना उसकी आदत। विनोद की सांस अटक गई। अगर सीता ने उसे बदनाम किया तो मधु और उसकी दूसरी बेटी का भविष्य बर्बाद हो सकता था। वो सोचने लगा कि इस मुसीबत से कैसे बचा जाए। 11 जनवरी 2008 की शाम सीता फतेहपुर से लौट रही थी। 10वां मील पर टेम्पो से उतरी ही थी कि एक मार्शल कार ने उसे कुचल दिया। फिर कार से एक शख्स उतरा और उसने सीता पर गोली चला दी। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही भोला प्रसाद और हरि ओम दौड़े आए। लाश देखकर वे रो पड़े। भोला प्रसाद ने गाजीपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज की। मुकदमा धारा 302 आईपीसी के तहत दर्ज हुआ। थाना अध्यक्ष गिरेंद्र सिंह ने मौके पर जांच शुरू की। लाश पोस्टमार्टम के लिए भेजी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। 12 जनवरी को एक मुखबिर ने बताया कि कार में 3 लोग थे और एक को चश्मदीद ने पहचाना, अजय माली, सिधाव गांव का। पुलिस ने ललौली थाने के सहयोग से छापा मारा, लेकिन अजय नहीं मिला। 14 जनवरी को मुखबिर की सूचना पर अजय को चक सर्कन रोड से गिरफ्तार किया गया। उसने कबूल किया
कि हत्या का सूत्रधार विनोद शुक्ल था। कार विनोद के रिश्तेदार बालमुकुंद मिश्र की थी, जिसने सीता को कुचला। जब वो नहीं मरी तो विनोद ने गोली मारी। अजय को 5,000 रुपए का लालच दिया गया था। 15 जनवरी को अजय जेल भेजा गया। विनोद और बालमुकुंद फरार थे। 19 जनवरी को विनोद इंद्रपुर में पकड़ा गया। उसने बताया कि सीता की बेरुखी ने उसे आग में झोंक दिया था। वो उसे खोना नहीं चाहता था, लेकिन सीता की धमकी से डर गया। उसने पहले भोला प्रसाद की हत्या की योजना बनाई ताकि राजीव पर इल्जाम लगे और वो सीता पर काबू पा सके, लेकिन वो नाकाम रहा। फिर राजीव ने विनोद को सीता की बदचलनी की शिकायत की और उसे खत्म करने को कहा। राजीव ने पैसे दिए और विनोद ने अजय और बालमुकुंद के साथ मिलकर हत्या की। जब यह खुलासा हुआ कि विनोद और सीता के बीच अवैध संबंध थे, भोला प्रसाद और परिवार शर्मिंदगी से डूब गए। 20 जनवरी 2008 को विनोद को अदालत में पेश किया गया और उसे जिला जेल फतेहपुर भेज दिया गया। ये कहानी रिश्तों के दुरुपयोग और लालच का दुखद अंत दर्शाती है।